कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज हम लोग C++ में कुछ नए टॉपिक करेंगे। आज मैं चाहती क्या हूं कि क्या हो कि मैं एक क्लास बनाऊं टेस्ट नाम की, और उस टेस्ट क्लास में एक फंक्शन हो जिसका नाम हो शो। और मैं चाहती हूं कि उस फंक्शन को जब मैं कॉल करूं, जैसे कि क्लास का मैंने मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट टी, और फिर मैंने t.show 3 टाइम कॉल किया है। तो मैं चाहती हूँ जब मैं इसको रन करूँ तो रन करते टाइम मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखे। फर्स्ट टाइम जब मैं t.show को कॉल करूँ तो आउटपुट आनी चाहिए फंक्शन कॉल्ड 1 टाइम। सेकेंड टाइम मैं t.show को कॉल करूँ तो आउटपुट आनी चाहिए फंक्शन कॉल्ड सेकेंड टाइम। और थर्ड टाइम अगर सेम ही फंक्शन को अगर थर्ड टाइम कॉल किया जाए तो आउटपुट शुड बी फंक्शन कॉल थर्ड टाइम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वो क्लास बनानी पड़ेगी और क्लास के अंदर शो नाम का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अब देखते हैं थोड़ा C++ में कोड लिख के। लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, टर्बोलेंट C++ में ये कोड लिखा है, जहाँ पे मैंने ऊपर टॉप मोस्ट हेडर फाइल्स लिखी हैं #include iostream.h और #include konya.h। उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने क्लास बनानी है टेस्ट नाम की, राइट। अब मैंने इस क्लास में क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा इंट और वेरिएबल का नाम रखा n। डेटा टाइप इसकी इंट ली है। अब मैंने पब्लिक सेक्शन में क्या किया, मीन्स पब्लिक लिख के एक फंक्शन बनाया वॉइड शो नाम का। अब हमने इस फंक्शन की बॉडी लिखनी है। अब लेट्स सपोज मुझे आउटपुट क्या चाहिए कि फंक्शन कॉल्ड 1 टाइम, फंक्शन कॉल्ड सेकेंड टाइम, फंक्शन कॉल्ड थर्ड टाइम। इट मीन्स ये जो वेरिएबल है, जब भी आपको पता है, या जैसे आपने C में भी करा है या इवन कि C++ में जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो वो गार्बेज होती है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, राइट। और फिर उसके बाद मुझे वैल्यू, लेकिन आउटपुट जो है वो 1 से चाहिए, इसलिए मैं नाम n++ कर रही हूँ। तो हमारा वेरिएबल का नाम n है, प्लस का मतलब वो 1 का इंक्रीमेंट करेगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैसेज मैंने कहा था कि डिस्प्ले करवाना है, तो cout फंक्शन कॉल्ड। अब 1 2 3 जो वैल्यू आएंगी वो तो किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू होंगी, जहाँ पे मैं n का यूज कर रही हूँ, एंड टाइम को अगेन मैं एज ए स्ट्रिंग ही यूज कर रही हूँ, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी। आप नोटिस करना कि आउटपुट क्या आती है। टेस्ट टी किया मैंने, मीन्स क्लास को, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम की कंपाइलेशन हमेशा वॉइड मेन से स्टार्ट होती है। कंपाइलर सबसे पहले मेन में आएगा और टेस्ट टी मीन्स क्लास के डेटा को मेमोरी मिलेगी। उसके बाद t.show को फर्स्ट टाइम कॉल लगेगी, तो हमारे अकॉर्डिंगली n में वैल्यू 0 है, तो n++ होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 दिखाएगा। सेकेंड टाइम जब शो को कॉल लगेगी फिर से यहाँ पे जाएगा, अब लास्ट टाइम वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। पर चलो इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पे क्या किया, उसने एक एरर दे दिया, इट इज कंपाइलर एरर। कंपाइलर क्या करता है C++ में, जब भी हम किसी क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करें तो उसका वो एरर दे देता है, मींस इट इज कंपाइलर एरर, कैन नॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हियर। इन C++ हम क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या किया मैंने ये इनिशियलाइजेशन का काम भी शो फंक्शन के अंदर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया n = 0। अब आप नोटिस करना कि जब मैं शो फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल करूंगी तो कंट्रोल शो फंक्शन में जाएगा, और यहाँ पे n = 0 मीन्स n में क्या वैल्यू चली जाएगी, 0। उसके बाद होगा n++, तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। तो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आएगा फंक्शन कॉल्ड, n की वैल्यू 1 है, मीन्स 1 टाइम। लेकिन जब कंट्रोल फिर से मेन में जाके सेकेंड टाइम जो शो फंक्शन की कॉल देखेगा तो फिर से कंट्रोल शो फंक्शन पे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगा उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने, तो उसको फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से क्या दिखी, n = 0 मीन्स री इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब कि n की वैल्यू लास्ट टाइम 1 थी, लेकिन जब उसको दिखा n = 0 मीन्स n की वैल्यू फिर से कितनी कर देगा, 0 कर देगा। और n++, तो n को फिर से 1 मिलेगा,
और अगेन आउटपुट क्या आएगी, फंक्शन कॉल्ड वन टाइम। इवन कि इस केस में तो क्या होगा कि अगर हम थर्ड टाइम भी शो को कॉल करेंगे तो वो फिर से शो को जब कॉल लगेगी तो n की वैल्यू फिर 0 होगी, फिर 1, तो आउटपुट आएगी फंक्शन कॉल्ड वन टाइम। तो यू विल सी कि 1 2 3 ना के आउटपुट कैसी आ रही है, फंक्शन कॉल्ड वन टाइम, फंक्शन कॉल्ड वन टाइम, फंक्शन कॉल्ड वन टाइम। तो इसके लिए क्या किया जाए, मैं चाहती हूँ कि इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ना करूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार री इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो मैंने इस काम को करने के लिए क्या किया, एक अलग से फंक्शन बना दिया। कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो, वॉइड, सपोज मैंने इसका नाम रखा इनिट। इनिट थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्टिव नाम रखा, इनिट मीन्स इनिशियलाइजेशन के लिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, n इक्वल टू 0। सो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि फंक्शन तो हमने बना दिया, लेकिन जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, t.init को मेन में जाके कॉल कर दिया। ओके, अब प्रोग्राम की कंपाइलेशन फिर से कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन से। सो टेस्ट क्लास के डेटा को मेमोरी मिलेगी, फिर t.init तो कंट्रोल इनिट फंक्शन में जाएगा और n को क्या वैल्यू दे देगा, 0। फिर शो में जाएगा और क्या करेगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस बार करेगा फंक्शन कॉल्ड वन टाइम, अगली बार शो को कॉल लगेगी, फिर से n++ होगा, तो लास्ट टाइम n की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी, फंक्शन कॉल सेकेंड टाइम, और अगली बार आउटपुट आ जाएगी फंक्शन कॉल थर्ड टाइम। तो अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। सो आप देखिए जो मैंने आउटपुट लेके आनी थी, कि जो मैंने कहा था कि ये वाली आउटपुट आनी चाहिए, वो आ गई है। बट अगर हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो क्या होगा, सपोज यूजर अगर इस फंक्शन को कॉल करना ही भूल जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इट मीन्स अगर इनिट को कॉल नहीं लगेगी तो n में 0 वैल्यू नहीं जाएगी, मीन्स वो 0 से इनिशियलाइज नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट फिर n में क्या वैल्यू रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी। और अगर फिर इस फंक्शन को जब रन करेंगे हम, तो वो गार्बेज आउटपुट ही देगा। आज मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो यूजर को कॉल ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाए, तो उस फंक्शन को टेक्निकली नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टर। क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा वो कैसा होगा। इट मीन्स कि मैं इसको अब डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने इनिट फंक्शन की जगह उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना है। सो काम वो भी यही करेगा जो इनिट फंक्शन कर रहा था। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसका भी कोई ना कोई हमें नाम रखना पड़ेगा। तो याद रखना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। लाइक सपोज जैसे आज यहाँ पे देखिए कि हमारी क्लास का नाम है टेस्ट, तो उस फंक्शन का नाम भी क्या होगा, टेस्ट। अगर सपोज करो हमने जो क्लास बनाई अगर उसका नाम कुछ और है, लाइक मैथ्स है, स्टूडेंट है, तो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी क्या है, मैथ्स या स्टूडेंट ही होगा। वो डिपेंड अपॉन की क्लास का क्या नाम रखा है। अगर हमने क्लास का नाम टेस्ट रखा है तो हम इस फंक्शन का नाम भी टेस्ट ही रखेंगे। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और आप नोटिस करें, जैसे भी आज तक हमने कोई फंक्शन बनाया तो उनके साथ हमेशा कोई ना कोई रिटर्न टाइप लिखने हैं, तो वॉइड या इंट या कैरी या फ्लोट। जैसे कि आप नोटिस करें शो फंक्शन में मैंने वॉइड लिखा है, पर कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, एक तो क्लास के नाम के जैसा होता है और दूसरा क्या है कि इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। और बेसिकली इसका काम क्या है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास। लाइक आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, n इक्वल टू 0, n को क्या वैल्यू दे दी मैंने, 0। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे इससे पहले हमने इनिट फंक्शन बनाया था तो उसको मैंने मेन में जाके कॉल किया था, क्योंकि मैंने कहा कि फंक्शन को जब तक कॉल ना करे तब तक उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। बट इस केस में क्या होगा कि जब हम ये वाला फंक्शन बना देते हैं जिसे मैं नाम दे रही हूँ कि इट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो या वी कैन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन ना कह के हम कंस्ट्रक्टर ही बोल देते हैं, तो ये कैसा फंक्शन है और एग्जीक्यूट तब होता है जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही कंट्रोल, क्योंकि कंपाइलेशन सबसे पहले मेन से होगी, मेन में जैसे कंट्रोल को दिखेगा टेस्ट टी, तो टी मतलब एक तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, साथ में कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मींस कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो आप एक छोटी सी डेफिनेशन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के बारे में। सो लेट्स सी। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ सीखेंगे। सो कंस्ट्रक्टर क्या है,
आप नोटिस करें, यहाँ मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच एग्जीक्यूट्स और इन्वॉक ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसे जो बाकी फंक्शन होते हैं कंपैरेटिवली, जैसे अभी हमने क्लास में एक इनिट फंक्शन बनाया था, एक शो फंक्शन बनाया है, उनको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो उन्हें हमें कॉल करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक t.show, t.init। बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। पर क्वेश्चन ये है कब, तो वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, और इसको नाम के दिए गए स्पेशल फंक्शन, देखिए क्योंकि ये स्पेशल काम कर रहा है। क्या स्पेशल काम कर रहा है कि ये क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने में यूज होता है, क्योंकि मैंने कहा कि क्लास के डेटा मेंबर्स को डिक्लेरेशन के टाइम पे हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये काम हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन से करवाते हैं। और अगर ये बनाना है तो इसका नाम सेम वैसा ही होगा जैसा कि हमारी क्लास का नाम होगा, मींस इट्स नेम सेम एज द क्लास नेम एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास। एंड लास्ट में आप देखिए मैंने लिखा एवरी टाइम एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड। अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम लेके चलें तो ये लाइन हमें ये शो कर रही है कि जब भी हम कभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस केस में हमेशा ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तो हमने क्लास बनाई और क्लास के अंदर बना दिया कंस्ट्रक्टर, तो इट मीन्स क्या हुआ, क्लास के डेटा को मेमोरी मिली और साथ में वो कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हुआ। पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्लास में कंस्ट्रक्टर ना बनाएं, लेट्स सपोज जैसे अभी हमने ये जो क्लास बनाई है तो इस क्लास में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो मैं कह रही हूँ कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसे इनिशियलाइज करने के लिए हमेशा ही कंस्ट्रक्टर को कॉल लगती है। वी कैन से, देखो कंस्ट्रक्टर का एक और बड़ा अच्छा नाम दिया गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्शन करने वाला, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने वाला ही कंस्ट्रक्टर है। बट वी कैन से कि जब भी हम कभी क्लास बनाएं और अगर उसमें कंस्ट्रक्टर ना बनाएं तो क्या उस केस में ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिलती है? तो नहीं जी, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को तब भी मेमोरी मिलती है, पर उस केस में कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट करके उसे खुद कॉल कर लेता है। लेकिन जब आज हमने अपना कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बना दिया है तो इस केस में क्या होगा कि हमारे वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि देखिए जो कंस्ट्रक्टर है इसकी टाइप्स भी होती हैं, सो देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये 3 तरह का होता है। कौन कौन सी टाइप्स है इसकी? एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अभी जो हमने क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बाद में करेंगे। पर अब जो बात हो रही थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, कि मैंने कहा कि अब मैंने जो क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है उसे हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन मैंने कहा कि जब हम क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने वाला ही कौन है? कंस्ट्रक्टर है। इट मीन्स कि अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बना है तो भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है और वो भी देने वाला कौन है? कंस्ट्रक्टर ही है। तो उस केस में कंस्ट्रक्टर बनाने वाला कौन है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट करके उसे कॉल कर लेता है। लेकिन आज हमने क्लास में खुद कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो आज हमारे वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देगा, राइट। इट मीन्स कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर फर्दर इसकी भी टाइप्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय कंपाइलर, मीन्स एक ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट की जिसे कौन क्रिएट करता है? कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसे कॉल कर लेता है। सेकंड है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर, एंड थर्ड वन एक और होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वो हम बाद में सीखेंगे। सो फिर आगे हम देखते हैं। सो इट मीन्स हमने ये जो कंस्ट्रक्टर क्लास में बनाया है तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई एम गोइंग टू राइट इट।
और अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है। हमने इसको कहीं कॉल नहीं किया हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट बना इसको कॉल लग जाएगी, और जैसे ही कॉल लगेगी तो इंटरनली क्या होगा, n को वैल्यू 0 मिल जाएगी, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इम्प्लिसिट कॉल, राइट। इम्प्लिसिट मीन्स इंटरनली ही ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ इसे कॉल लग गई, राइट। और उसके बाद जैसे जैसे शो को कॉल लगती रहेगी वो n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करता रहे और हमें वो आउटपुट दिखाता रहेगा। सो लेट्स सी। तो आप देखें जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, बट ये जो आउटपुट मिली है एक ऐसे फंक्शन के थ्रू मिली है कि जिसे हमें कॉल नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक कॉल हो गया, और जिसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो अब के लिए थैंक्स।